Hello and welcome to this amazing platform of Prime Tracing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start second part of atomic spectra. अच्छा, पिछली मरतबा हमने एनर्जी और रेडियस, इसकी डेरिवेशन, फार्मूलाज वगैरह सारे डन कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और मज़ीद जो भी हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रह गया था कल जो आपसे डिस्कस नहीं किया रिलेटेड टू एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला आया हुआ है, कई मरतबा आया हुआ है एज फार्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी या क्या कहें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो आपने कहना ये है पोटेंशियल एनर्जी का रिगार्डिंग टू एटॉमिक मॉडल। ओके। अच्छा, द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन N1 वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो N1 है, दैट मीन्स की एनर्जी कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ओके। अच्छा, ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर आया हुआ, कैसे आया है वो भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ कैसे आया हुआ लास्ट ईयर एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा, आप डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर को। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, अच्छा ये एनर्जी, इसका फार्मूला ये एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है न्यू, दैट मीन्स के फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है सी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। ये कंप्लीट डेराइव्ड फार्मूला है, आप हमारे जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसको ये पूरे का पूरा जो फार्मूले में ये वाला, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, किसको शो करता है? रेडबर्ग कांस्टेंट को शो करता है। ठीक है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है कई मरतबा एज एमसीक्यू, तो आपने वैल्यू मेमोराइज करनी है। वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.0968 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। रेडबर्ग कांस्टेंट जो है इसका यूनिट है मीटर इनवर्स। आपसे अगर पूछा जाए कि मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, मीटर इनवर्स अगर आपको डायमेंशन पूछा जाए तो आपने कहना है कि ये एक्चुअली वेव नंबर का है। ओके। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ओके, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा वेव नंबर का फार्मूला। ठीक है। ये कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसको ड्राइव करने के बाद यहाँ पे ये जो सारे का सारा कांस्टेंट है ये रेडबर्ग को शो करता है, तो हमने इसकी जगह रेडबर्ग कांस्टेंट लिखा और ये एनर्जी लेवल्स लिखी है हमने। ठीक है। अच्छा, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर का ये रहा फार्मूला, ये आया हुआ है एमसीक्यू, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है अगर एमसीक्यूज अगर आ जाए वेव नंबर वाले फार्मूला में, जिसमें हमें क्या रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच इन्फिनिटी 1/nf² - 1/ni², दैट मीन्स कि ये किसको शो करता है? ये फार्मूला है बाल्मर फार्मूला। ओके, फॉर द वेव नंबर। अच्छा, चलें जी आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैं आपको मजीद डेरिवेशन वगैरह वगैरह नहीं करवा रहा, क्योंकि ये एज इट इज एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। एक्चुअली जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर ऑफ सीरीज, 5 नंबर ऑफ सीरीज पर मुश्तमिल है। एक लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज पर अहम एमसीक्यूज हर मरतबा रिपीट होता है। अगर कोई एमसीक्यूज एटॉमिक स्पेक्ट्रा से निकलता है तो लेमन सीरीज से जरूर निकलता है। ये कहाँ पर आती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। एक्चुअली इसकी हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ शॉर्टर हो गई। ठीक है। बाल्मर सीरीज किस रीजन में आती है? विजिबल रीजन में आती है। ठीक है। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। वेवलेंथ इसकी कहाँ तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। पाशन सीरीज है, ये एमसीक्यूज आता है नियर इंफ्रारेड रीजन। देखो इंफ्रारेड रीजन में 3 सीरीज आती हैं, पाशन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है और फंड सीरीज है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं, इस वजह से इन 3 सीरीज को जो अलग अलग नाम दिए गए। एक है नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, जिसकी NF, दैट मीन्स के जो ट्रांजिशन होगी कहाँ से? N3 से लेकर कहाँ तक? N4 या 5 तक होगी। ठीक है। ब्रैकेट सीरीज इसे कहते हैं मिड इंफ्रारेड रीजन। इसे क्या कहते हैं? मिड इंफ्रारेड। दैट मीन्स के ट्रांजिशन किसके बीच में होगी? एनर्जी लेवल 4th और कहाँ 4 से लेकर N5, 6 या 7 तक होगी। ठीक है। फंड सीरीज एमसीक्यूज कैसे आएंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ, आगे मैंने एमसीक्यूज लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड। फंड सीरीज क्या है? ये इसे कहते हैं कंप्लीट फार इंफ्रारेड, इसे कहते हैं कंप्लीट इंफ्रारेड रीजन इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये है लास्ट सीरीज, दैट मीन्स के फंड सीरीज। ओके। इसमें जो भी एमसीक्यूज आते हैं, जो मैंने मेन पॉइंट्स लिखी हुई है वो सारी की सारी एमसीक्यूज। अच्छा, मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, कैसे मेमोराइज करना है इन सीरीज को।
चले मैं वो आपको दिखाता हूँ ट्रिक क्या है। देखो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इसमें कि कैसे इनको मेमोराइज किया जाए। सब बच्चों को ये याद नहीं रहता। सीरीज आपने क्या करनी है, ब्रेक नहीं करनी, बिल्कुल सीरीज में ही आपने बताना है। एक और भी सीरीज है लेकिन वो हमारे बुक में डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन है सीरीज, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपने याद रखना है लो बीपी बीपी हाई। क्या याद रखना है, लो बीपी बीपी हाई। लो बीपी दैट मीन्स के एल से आपने उठाना लेमन सीरीज, बी से बाल्मर सीरीज, पी से फैशन सीरीज, और बी से ब्रैकेट सीरीज, पी से फंड सीरीज, एंड हाई से एक्चुअली हम्फ्री सीरीज है लेकिन वो हमारे बुक में डिस्कस नहीं की हुई। तो ट्रिक आपने कौन सी याद रखनी है, ट्रिक आपने याद रखनी है लो बीपी बीपी हाई, ठीक है। ये है ट्रिक फॉर किसके लिए, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो सीरीज है उनके लिए। एक है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, बेकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। इन पांचों को याद रखने के लिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिक फॉर रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन। रीजन कैसे याद किए जाए कि रीजन कौन से में कौन सी सीरीज आती है, तो ये हुई ट्रिक फॉर द रीजन। यूवीआईआर, यूवीआईआर आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी सीरीज आती है, लेमन सीरीज आती है। वी फॉर विजिबल, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, बाल्मर सीरीज आती है। बाकी रहे आईआर, आईआर दैट मीन्स के इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में बिल्कुल आते हैं तीन, बेसिकली तीन सीरीज आते हैं, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फन सीरीज। ये तीनों सीरीज आते हैं किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इंफ्रारेड एक्सेप्ट डैश, तो आपने क्या करना है, तीन तो ये दिए होंगे और एक अलग से मान लो कि बाल्मर आ जाए तो आपने वो मार्क करना है कि ये इंफ्रारेड में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे इंफ्रारेड में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार ये आया हुआ है एमसीक्यूज, लेकिन अब क्या है कि आप लोगों ने अब पीएमसी वालों के पेपर जो है फॉलो करना शुरू कर दिए, तो इस वजह से आपने पिछली ईयर्स जो एनटीएस जब कंडक्ट करती थी तो ये एमसीक्यूज आया होता, आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 9.12 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर तक होनी चाहिए वेवलेंथ। ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एज इट इज एमसीक्यू था, मैंने स्टेटमेंट लिखकर डायरेक्ट इसका ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, ये लास्ट ईयर एमसीक्यू आया हुआ है, ये लास्ट ईयर एमसीक्यू आया हुआ है सॉरी। क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात समझ में चले, आगे बढ़ने। देखो आपने ये नहीं कहना कि हमें समझ में नहीं आया, आपने एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं की, ये टाइम रट्टे मारने का चल रहा है। अगर इसमें इस टाइम में आपने अगर एक्सप्लेनेशन के पीछे पड़ जाना है तो कुछ भी आपको पले नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ रट्टा मारने का और कॉन्सेप्ट पर आने का डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर जूल में आपसे पूछी जाए तो -2.17 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। ये है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये है किसमें, जूल में। सेम टू सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है, यहाँ पर आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको मल्टीप्लाई करो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू दियर ग्राउंड स्टेट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। कई सीरीज अगर किस बच्चे ने हल की है वाइटल बुक से, अगर एमसीक्यूज हल किया हुआ है तो उस बच्चे को पता होगा ये एमसीक्यूज था वाइटल में, ठीक है। तो क्या आप पूछ रहे थे कि एक्साइटेड एटम्स जो रिटर्न करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में कब, कितने टाइम के बाद, 10 से 8 सेकंड के बाद, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज हैं कुछ। कह रहा है कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, हाइड्रोजन एटम मीन्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो रेशियो है, वेट रेशियो वो कितना है, वो 1836 ये है। दैट मीन्स के प्रोटॉन की जो मास है वो इतनी मर्तबा ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। आइए, फोटॉन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ट्रांजिशन कहां से होगी, तो एक्चुअली ट्रांजिशन कहां से होगी, फर्स्ट टू फिफ्थ, जब फर्स्ट से लेकर N1 से लेकर फिफ्थ तक होगी तो होगी हाईएस्ट क्या कहें, ट्रांजिशन। तो रीजन कौन सा आएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रीजन आएगा लेमन सीरीज, दैट मीन्स के अल्ट्रा वायोलेट रीजन, N फर्स्ट लिखा हुआ। आ रही बात समझ में। अगर लोएस्ट पूछा हो तो आपने क्या कहना, फिफ्थ टू फर्स्ट,
5th से लेकर अगर 1st तक आए तो इसे क्या कहेंगे, ये है शॉर्टर वेवलेंथ, ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में, अगर ये एज एमसीक्यूज आ जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन आता है, तो आपको पता है अल्ट्रावायलेट रीजन में तो लेमन सीरीज आती है, अल्ट्रावायलेट में लेमन सीरीज आती है, विजिमल में बाल्मर सीरीज आती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, चले जी। अच्छा, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कुछ और भी हैं, जैसे एक्सरे है, एक्सरे से रिलेटेड और भी कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करवाएंगे आपको। और जितना ज़्यादा हो सकेगा हम कल तक के ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इंटर फिजिक्स के फर्स्ट जो पहली फुर्सत में हमने क्या करना है, जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जो अभी तक किसी बच्चे के क्लियर नहीं है, वो सबसे पहले वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम आएंगे जो शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो अभी तक काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होंगी वो आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।